जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पॉलिटेक्निक 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए काफी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो जितने भी छात्र छात्राएं इस बार पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए ये क्लास होने वाला है। तो आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पॉलिटेक्निक टेस्ट की तैयारी करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपका जो डेली क्लास इसी चैनल पर होने वाला है, आपका तीनों सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे होगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और तीसरा मैथ का। ठीक है, आप लोग तीन तीन पेपर से आप लोग को पूछा जाएगा। आपका जो तीनों से आपका यहाँ पे आपका हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। तो आज के वीडियो में हम देख सकते हैं आप लोग फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का 30 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सीधा आपका हो बहु इसी प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को बता दें कि आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया, आप लोग वहां से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका यहाँ इसका पीडीएफ वहां पे मिल सके। और आप लोग को बता दें कि इसका पीडीएफ अगर आप लोग अच्छे ढंग से डाउनलोड करना चाहते हैं, टेस्ट क्यूज देना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करेंगे, वहां पे पॉलिटेक्निक का सेक्शन बना हुआ है, वहां पे जाइएगा, एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करके आप लोग वहां से सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो आज की से क्लास आप लोग को यही चलेगा जो सीधा आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि द्वितीयक ईंधन का उदाहरण क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण क्या है। ये सभी प्रश्न पूछा गया है पिछले साल। ठीक है, तो द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण क्या है, ऑप्शन में दिया गया प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोयला या पेट्रोलियम। कौन है इसमें से बताइए। द्वितीयक ईंधन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल का क्या उदाहरण है, तो इसमें से जल गैस। ठीक है, जल गैस क्या है, तो जल गैस एक सेकेंडरी फ्यूल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी फ्यूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से, ठीक है, सॉरी डियर, निम्नलिखित में से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। बताइए, इस जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से पूछा गया किसका जो है ऊष्मीय मान जो होता है वो न्यूनतम मतलब कम होता है। लकड़ी का होता है, बायोगैस होता है, एल्कोहल का होता है या कोयला का होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का आप लोग बस ध्यान पूर्वक देखते जाना। आपको ऐसा ऐसा प्रश्न बहुत सारे करवाएंगे जो सीधा आप लोग एग्जाम में आएगा और आप लोग आसानी से हल करके आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम मान उसमें मान जो न्यूनतम होता है, तो किसका होता है विद्यार्थी, तो जो लकड़ी का होता है। ठीक है, लकड़ी का जो उष्मीय मान होता है वो काफी ही कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी आपका जहां भी ऑप्शन मिले ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है, जो हमेशा जो गर्म वस्तु होती है वो क्या उत्सर्जित करती है, वो दृश्य किरणें या अवरक्त किरणें या परावैंगनी किरणें या एक्स किरणें। किसको करती है बताइए, किसको उत्सर्जित कर देती है। जो गर्म वस्तु होता है वो किस चीज को उत्सर्जित करती है, कौन सी किरणें को, तो वो जो अवरक्त किरणों को। ठीक है, अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। बताइए, जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से बोला है कि ईंधन है, इनमें से कौन है जो दूसरे से भिन्न है। ठीक है, देखिए कोक क्या है, कोयला का रूप है। ठीक है, लिग्नाइट क्या है, ये भी कोयला का रूप है। चारकोल भी कोयला को बोलते हैं। लेकिन एल्कोहल क्या है, तो एल्कोहल ये कोयला का रूप नहीं है। तो आप लोग से पूछा क्या है, ईंधन का कौन सा दूसरा से भिन्न है, तो इसमें ईंधन में है, इसमें से कौन सा दूसरा से भिन्न है, तो एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल ये भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण है। बताइए, इसमें से कौन सा ईंधन को हम लोग जलाएंगे तो जो पॉल्यूशन होगा वो बहुत ही कम होगा। तो बताइए डियर, क्या हो जाएगा, कोयला का, डीजल का, पेट्रोल का या प्राकृतिक गैस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का सही आंसर प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को आप लोग जब जलाएंगे तो आपका जो यहाँ पे पॉल्यूशन होगा काफी ही कम होगा। ठीक है, इस सभी का मुकाबला में कोयला, पेट्रोल और डीजल के मुकाबला में काफी कम पॉल्यूशन होगा प्राकृतिक गैस को जलाने पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है। बताइए, जो इसमें से ऑप्शन में दिया गया इसमें से पूछा गया कौन है जो नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, जिसका नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया गया नेप्टोनियम 239, यूरेनियम 235, थोरियम 232 या प्लूटोनियम 239। बताइए इसमें से कौन है जो नाभिकीय ईंधन है जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। ठीक है, क्या होता है इसको देखिए, आप लोग ऐसे भी दिया जा सकता है यूरेनियम 235। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको मार के आना। ठीक है, यूरेनियम 235 क्या होता है, एक नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। बताइए, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा हो क्या है,
प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा किसको हम लोग बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, तो जो विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक होगा, ठीक है, विखंडन की अपेक्षा जो संलयन में अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर, तो प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा, ठीक है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, वेट है, उसकी अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना हो जाएगा। बताए पृथ्वी के जो मास है, जो बृहस्पति के मास की अपेक्षा कितना गुना होता है, तो कितना गुना होता है विद्यार्थी, तो 3 कितना गुना होता है, तो बताइए 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 318 गुना होता है। कितना होता है, 318 गुना, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है प्रश्न के पृथ्वी का जो मास होता है और बृहस्पति के मास की अपेक्षा कितना गुना होता है, तो 318 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है। बताइए जो ऑप्शन में दिया गया है ग्रह, इसमें से पूछा गया कौन सा ग्रह है जिसमें जो उपग्रह है वो काफी ही कम है। मंगल ग्रह में या अरुण ग्रह में या नेपच्यून में या यूरेनियम में। बताइए इसमें से कौन सा ग्रह है जिसमें न्यूनतम उपग्रह मतलब काफी कम उपग्रह इसमें शामिल है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी में क्या है कि न्यूनतम उपग्रह की संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। बताइए ऑप्शन में दिया गया, इसमें से पूछा गया कि दूरी की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है वो क्या होती है। इसमें से देखिए सारा है दूरी का मात्रक ही है, खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक है, पार्सेक भी है, प्रकाश वर्ष भी है, किलोमीटर भी है। लेकिन आप लोग से पूछा गया है कि इसमें से कौन है जो दूरी का सबसे न्यूनतम इकाई है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा बाबू, तो किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, एक जो दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है किलोमीटर, ठीक है। खगोलीय इकाई बहुत दूर के देखने के लिए होता है, पार्सेक भी होता है, और प्रकाश वर्ष तो मत पूछे, ये भी बहुत दूर की दूरी की सबसे अधिकतम इकाई होती है। लेकिन किलोमीटर क्या है, एक दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई होती है, सबसे ये तीनों के मुकाबले में सबसे न्यूनतम किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक समतल दर्पण पर, ठीक है, कोई एक समतल दर्पण देखिए आपको यहाँ पे बनाया गया समतल दर्पण है 35 डिग्री कोण पर, ठीक है। देखिए 35 डिग्री कोण यहाँ पे 35 डिग्री कोण पर एक आपतित किरण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपतित किरण आ रहा है, ठीक है, आपतित किरण जा रहा है, आपतित किरण, तो थीटा का मान, तो ये थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए, तो ये जो थीटा है इसका मान क्या हो जाएगा, आप लोग से पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से आपतित किरण जितना डिग्री पे आती है उतना ही डिग्री पे क्या करती है, रिटर्न होती है, ठीक है, परिवर्तित किरणें बन के, ठीक है। तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, तो जितना एंगल पे आएगा उतना एंगल पे ही जाएगा। तो 35 डिग्री है तो इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है डियर, 35 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 डिग्री, इसका भी हो जाएगा थीटा का मान। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा दर्पण है जो प्रकाश का जो बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करते हैं, ठीक है। जहां पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी प्रकाश आ रहा है उसको हम लोग एक पॉइंट पे केंद्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। कौन सा यहाँ पे दर्पण का उपयोग करते हैं बताइए, कौन सा, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या बेलनाकार दर्पण का, ठीक है। आप लोग को इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा आपका, वहां भी आपका ऑप्शन भी 4 रहेगा, आप लोग को बिल्कुल सही सही आंसर करना है, ठीक है। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को, अभी से लेकर एग्जाम तक हम सारे सब्जेक्ट का तैयारी करा देंगे, ऐसा कि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बताइए 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा जो दर्पण है जिसको हम लोग एक बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसको करते हैं, तो यहाँ पे अवतल दर्पण को, ठीक है। अवतल दर्पण को हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए, तो यहाँ पे प्रकाश को यहाँ पे केंद्रित करने के लिए एक पॉइंट पे, ठीक है। तो याद रखना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए एक लड़का है जो समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा, ठीक है। कोई एक लड़का, ठीक है, हम यहाँ पे एक लड़का बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई यहाँ पे एक लड़का है जो बोल रहा है कि 3 मीटर की दूरी पर है दर्पण से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई दर्पण एक हम बना दिए, ठीक है। दर्पण यहाँ से कितना दूरी पे है, तो ये 3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पे है। और यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति, देखिए दर्पण के सामने है और पीछे की ओर बढ़ रहा है, तो पीछे की ओर और जाएगा कितना, ये 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है, तो लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो आप लोग को पता होगा कि जो दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जितना हम लोग दर्पण से दूर होगा वस्तु उतना ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वहां पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जितना ही अंदर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है कि आपको लड़का और प्रतिबिंब की दूरी, तो लड़का देखिए 1 मीटर और यहाँ आ गया, तो लड़का को यहाँ से दर्पण से यहाँ दूरी कितना हो गया, तो यहाँ से टोटल हो गया 4 मीटर,
और आप लोग अभी बताएं कि दर्पण से जितना दूर होगा उतना ही अंदर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 4 मीटर इधर और 4 मीटर इधर हो जाएगा, ठीक है ये डियर, तो आप लोग समझ गए। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो 8 मीटर, ठीक है 8 मीटर दोनों का दूरी हो जाएगा। लड़का से लेकर इसके प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगा वो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, इस तरह का प्रश्न आप लोग से पूछा जाता, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो मानव आंख होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, वो कितने समय तक के लिए रेटिना पे बनता है। तो कितने समय के लिए, तो 1/10 सेकंड, ठीक है। कितने सेकंड के लिए, तो याद रखना 1/10 सेकंड के लिए वो रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब रह जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकंड पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि अपवर्तनांक की इकाई है। अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, ठीक है। अपवर्तनांक का क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है, आप लोग सिंबल। तो अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, तो याद रखना अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, बताइए अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है डियर। तो आप लोग कमेंट कीजिए अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। डायोप्टर किसकी होती है, तो लेंस की क्षमता को होती है। डिग्री नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा। तो अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है। बताइए मानव जो नेत्र होता है, या तो ऐसे ही पूछ सकता है आप लोग से क्वेश्चन कि मानव नेत्र में कौन सा जो लेंस का उपयोग प्रयोग होता है, ठीक है। या तो ऐसे पूछ सकता है मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है, कौन सा लेंस का, बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या समतल लेंस का। जो मानव नेत्र का लेंस में जो प्रयोग होता है वो कौन सा लेंस बना हुआ रहता है, कौन सा रहता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है किसमें, तो मानव नेत्र के आंख में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर, कि एक सामान्य मानव नेत्र, ठीक है, कोई एक सामान्य मानव नेत्र है उसका दृष्टि परास क्या होगी, ठीक है। कोई मान लीजिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका पूछ रहा है कि आप लोग जो आंख का जो दृष्टि परास होता है वो न्यूनतम और अधिकतम कितना हो सकता है। तो आप लोग याद रखना है कि जो न्यूनतम होगा, ठीक है, जो न्यूनतम कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और अधिकतम की बात किया जाए, ठीक है, अधिकतम, तो आप लोग याद रखें अधिकतम कितना होगा, तो अनंत हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर स्वस्थ व्यक्ति का आंख है, मतलब अच्छा आंख है उसका, तो अगर न्यूनतम कम से कम जो दूरी देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर तक का, और अधिकतम देखेगा तो अनंत देख सकता है, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनंत से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दृष्टिपरास क्या हो जाएगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर। अनंत क्या है, अधिकतम, और 25 क्या है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। तो अगला प्रश्न क्या है कि जब एक वर्णीय प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है। जब बताइए जब कोई एक प्रिज्म है उसे जो एक वर्णीय प्रकाश गुजर रहा है, तो इसमें से कौन सा जो फिगर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फिगर सही हो जाएगा, आप लोग आंसर देखिए और कमेंट कीजिए। देखिए तो पहला तो आप लोग बता दें कि जब एक वर्णीय प्रिज्म से जो होकर एक वर्णीय प्रकाश गुजरता है तो इस तरह का वो बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से कोई एक प्रकाश गया, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इस तरह का गया, और यहाँ से क्या होता है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, एक वर्णीय प्रकाश कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इस तरह का फिगर किसमें है, तो देखिए पहला तो नहीं होगा, बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा में देखिए आप लोग यहाँ से ही ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए चौथा देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या होता है, नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सी नंबर, तो देखिए हाँ बिल्कुल ही सही है फिगर। ये देखिए यहाँ से गया आपतित किरण, फिर यहाँ से देखिए, और यहाँ से क्या हुआ, ये डाउन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्णीय प्रकाश का फिगर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको फिगर वाला क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार के हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा दर्पण है जो कार का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, मतलब जो कार होता है, ठीक है, कार का जो हेडलाइट आगे होता है, ठीक है, हेडलाइट आगे होता है, हेडलाइट में जो ये जो हेडलाइट होता है इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या परवलय दर्पण। बताइए कौन सा जो कार का हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं बाबू, तो उसमें हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि जो प्रकाश का जो फोकस है वो एक बिंदु पे केंद्रित करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 1 सेकेंड में, ठीक है, जो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। बताइए 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 माइक्रो एम्पियर धारा के प्रवाहित करते हैं। तो कितने करते हैं, तो याद रखना 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कितना करता है, तो 6.25 इंटू 10⁻12 करता है, ठीक है। याद रखना कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 12। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक व्यक्ति, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो
एक व्यक्ति जो 4 गो 1/4 ओम वाला सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, इस तरह के 4 जो सेल है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 1/4 ओम इसका भी है, 1/4 इसका भी है, 1/4 इसका भी है, 1/4 इसका भी है, ठीक है। और बोला है कि परंतु एक सेल का जो टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है, इसमें से जो एक सेल होता है वो क्या होता है, उल्टा जुड़ जाता है, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, ठीक है। तब बाह्य प्रतिरोध जो होता है 1 ओम हो जाता है। यदि प्रत्येक सेल को विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग इस क्वेश्चन में उलझ गए होंगे क्योंकि इतना सारा डाटा देखकर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ही डरना नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर कोई श्रेणी क्रम है, अगर उसका जो टर्मिनल जो सेल का उल्टा जुड़ जाएगा ना, तो उसका जो धारा का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 0, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेल उल्टा जुड़ जाता है तो आपको वहां पे धारा का मान हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है, वहां पे कोई भी करंट फॉलो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है, कोई 1 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध वाले, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दोगुना कर देते हैं, ठीक है। किसी का रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसको हम लोग क्या बोले, खींच के हम लोग उस तार को लंबाई को दोगुना कर देते हैं, ठीक है, दोगुना कर देते हैं, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जब दोगुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा विद्यार्थी बताइए, उसका कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना, तो 1 ओम रहेगा, उसका अगर दोगुना करेंगे, ठीक है, अगर उसका लंबाई को दोगुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 ओम। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत विभव है। तो विद्युत विभव कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या ना तो अदिश ना सदिश है, या कभी अदिश या कभी सदिश हो सकता है, बताइए विद्युत विभव कैसा राशि है। तो विद्युत विभव कैसा राशि है, तो कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 23 का बहुत ही इजी क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है तो विद्युत विभव क्या होता है, तो एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 23 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि एक बिजली के हीटर को, ठीक है, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता क्या होती है, बताइए। जो बिजली का जो हीटर होता है उसमें जो कुंडली लगा रहता है उसका क्या विशेषता होना चाहिए, ठीक है, वो किस विशेषता पर उसको हम लोग सेलेक्ट करके लगाते हैं। पहला ऑप्शन है कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता होना चाहिए और उच्च गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। या नेक्स्ट क्या, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक भी होना चाहिए, या निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक भी होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा सही से। इसमें जो बिजली के हीटर को गर्म करने वाले कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी क्या विशेषता होती है, तो क्या विशेषता होना चाहिए बताइए। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसके जो कुंडली जो होता है हीटर का वो उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता भी होना चाहिए और उसका जो गलनांक है, ठीक है, गलनांक भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए, ठीक है, कोई गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोग वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता पड़ेगा, बताइए। जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो इसमें से किसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ने के लिए, या श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने के लिए, या श्रेणी क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ने के लिए, या समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने के लिए, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग जब वोल्ट मीटर बनाएंगे तो इसमें से किसका आवश्यकता हम लोग को पड़ेगा, तो किसका आवश्यकता पड़ेगा डियर, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग को जो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत पड़ेगा हम लोग जब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाएंगे तो, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 26 नंबर प्रश्न है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच से जोड़ा जाता तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या हो जाएगी, ठीक है, खपत शक्ति क्या हो जाएगी। काफी इजी न्यूमेरिकल आप लोग से पूछा गया यहाँ पे, तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आप लोग को वोल्ट दिया गया 220 वोल्ट, तो चलते हैं हम लोग पहला के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो पहला कितना है, वी हम लोग यहाँ लिख चलते हैं, तो कितना 220 वोल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे शक्ति आप लोग दिया गया, पावर कितना, तो पावर यहाँ पे दिया गया 100 वाट, ठीक है, 100 वाट दिया गया। तो आप लोग यहाँ से हम लोग पहले पावर निकालते हैं, तो P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बटा R होता है, ठीक है। तो हम लोग P अभी दिया गया तो R निकालेंगे, यहाँ से R निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P हो जाएगा। तो V कितना है, तो देख सकते हैं 220 गुना 220 और बटा यहाँ पे P कितना है, तो P यहाँ पे आप लोग 100 वाट है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 गुना 22 कितना हो जाएगा, तो 484 हो जाएगा, ठीक है। 484 ओम हम लोग का निकल गया, ठीक है। यहाँ से जब 484 ओम निकल गया तो यहाँ पे फिर देखेंगे तो V1 आप लोग का दिया गया है, V1 कितना है, तो 110 वोल्ट और R हम लोग को निकल गया कितना, 484 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से लोग पी का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ से फिर वही फॉर्मूला लगाएं तो क्या था, पी इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर बटा आर, और भी यहाँ कितना हो जाएगा तो 110 गुना 110, और यहाँ पे देख सकते हैं आर कितना हो जाएगा 484। अब यहाँ से आप लोग डिवाइड करिएगा तो पी का वैल्यू आप लोग को आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 वाट, ठीक है 25 वाट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पूछा गया वही कि P1 का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग V और P दिया गया था, जिससे हम लोग क्या निकाले, पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाले हैं, रेजिस्टेंस आ गया 484, उसके बाद V1 को रखे हम लोग फिर फॉर्मूला में और R निकल गया था, तो यहाँ से P का वैल्यू निकाल लिया 25 वाट, ठीक है। तो P का वैल्यू हम लोग को निकल गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 वाट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 12 ओम के 3 प्रतिरोध, ठीक है 12 ओम के क्या 3 प्रतिरोधक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, आप लोग इसी का प्रश्न आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में जो 12 ओम का जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 12 ओम का यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, और किन्हीं दो शीर्ष के बीच का प्रतिरोध आप लोग से पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह का जोड़ा था, पहले हम दो को कोई सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सीरीज में करेंगे तो यह ऐसे बन जाएगा, ये देखिए तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा, सीरीज में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 ओम। अब देखिए ये सब क्या हो गया पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, पैरेलल में जब हो जाएगा तो पैरेलल में करने के लिए क्या होगा, पहले हम लोग तो यहाँ से क्या करेंगे R इक्वल टू क्या करें R1 प्लस R2 कर लिए, ठीक है। तो आ गया हम लोग को 24 ओम, ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 प्लस 12 यहाँ से हम लोग को 24 ओम हो गया। अब ये हो गया पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या लिखेगा जो R पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग रख देते, क्या होता है ऐसे तो होता है 1/24 और प्लस 1/12 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/R पैरेलल के लिए होता है, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे 24/12 का, ठीक है। 24 अब 12 को देखिए निकालेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 एलसीएम हो जाएगा, तो 24 यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3/24 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/R पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं तो 3RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो 8 तिया 24, तो R पैरेलल कितना निकल के आ गया 8 ओम, ठीक है 8 ओम निकल गया। अगर हम लोग को दो को क्या पूछा था कि अगर हम लोग किसी दो शीर्ष के बीच प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ओम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, ठीक है। एक कोई आदर्श सेल है, उसका बोला कि आंतरिक प्रतिरोध का मान जो होता है वो कितना होता है, ठीक है कितना होता है 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक आदर्श सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछा जाए तो शून्य होता है, क्या होता है डियर शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था। जो विद्युत संश्लेषण और विद्युत विच्छेदन का जो नियम था वो किनके द्वारा दिया गया था, तो विद्युत विच्छेदन और विद्युत संश्लेषण का नियम किनके द्वारा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फैराड द्वारा, ठीक है। याद रखना फैराड जो दिए थे वो विद्युत संश्लेषण और विद्युत विच्छेदन दोनों का नियम दिए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैराडे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है। जो पता है जो फ्लेमिंग के जो बामा हाथ का नियम है उसमें जो मध्य उंगली होता है वो किसको इंगित करता है, ठीक है। देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये देखिए ये थंब हो गया, ये देखिए और ये देखिए मिडिल फिंगर हो गया, और ये देखिए हो गया, ठीक है। तो इसमें बोला कि जो बाएं हाथ होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का जो मध्य बिंदु उंगली, तो ये मध्य उंगली जो होता है ये किस चीज को शो करता है बताइए, तो ये क्या करता है, ये जो करता है चालक के बल को, ठीक है। अंगूठा क्या करता है चालक के बल को इंगित करता है, और जो ये फिंगर होता है किसको इंगित करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है चुंबकीय क्षेत्र को करता है। और जो मिडिल फिंगर होता है किसको करता है, तो ये विद्युत धारा को करता है, किसको करता है डियर विद्युत धारा को। याद रखना है तीनों कंडीशन आपसे कहीं कोई भी उंगली का आपसे पूछ सकता है, आप लोग अंगूठा से पूछ सकता है तो चालक के बल को करता है, और इसका जो बगल वाला मिडिल के बगल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को करता है, और मिडिल वाला जो होता है वो विद्युत धारा को इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग से वही पूछा गया तो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को जो मध्य उंगली होता है वो किसको इंगित करता है, तो विद्युत धारा को। देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन है, तो धारा की दिशा को, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, धारा की दिशा को इंगित करता है, ठीक है। तो आप लोग से देखिए ये मोस्ट वीवीआईजा था फिजिक्स का 30 क्वेश्चन जो ये हमें पूछा गया प्रश्न था पिछले साल ही, ठीक है। तो आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग को सारा चैप्टर का कराएंगे इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।